इट्स लाइव आई थिंक। हाँ, आई थिंक हम लोग अब लाइव आ गए हैं। डॉक्टर शेखू जी, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। हमारे साथ थोड़े से दर्शक और जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम अपना एक्चुअली आज का टॉपिक स्टार्ट करें, शेखू जी अगर आप थोड़ा सा मैसेज दे दें। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, हम सुबह से ये स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर आप एक थोड़ा मैसेज दे दें हमारे दर्शकों को कि मेंटल हेल्थ डे पे हम क्या सिग्निफिकेंट चीज लोगों को पहचानने के लिए कह रहे हैं, इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ये WHO ने शुरू किया है। एवरी ईयर 10 अक्टूबर को हम लोग मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। मेंटल हेल्थ डे पे बेसिकली मेरा मैसेज है कि हम लोग खासकर इन इंडिया हम लोग मेंटल इलनेसेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना फिजिकल इलनेसेस को देते हैं। तो मेंटल इलनेसेस की स्टिग्मा को कम किया जाए। मेंटल इलनेस के लिए हमें एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए। इस चीज को अगर हम लोग बाकी लोगों में बढ़ा सकते हैं और सब अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, तो यही मेरा मेंटल हेल्थ डे पे मैसेज है कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस के लिए अर्ली हेल्प सीख की रही जाए तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर शेखू जी, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात करी है, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड सेलिब्रेशन एक दिन और एक महीने की तो बात है नहीं, जिंदगी भर की बात है कि लोगों को थोड़ा सा अवगत किया जाए, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ के जैसे एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और जितना जल्दी उसमें आप इंटरवेंशन करेंगे उतना लंबा आपको फायदा होगा। जी। तो चलिए, 9 बजने ही वाले हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, फिर से मैं रिटरेट कर दूं, जितने लोग देख रहे हैं ऑलरेडी आ गए हैं, थोड़े और आने की हम वेट कर रहे हैं, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन टू द एक्सटेंट दैट क्रॉनिक हो जाए तो सुइसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे डिस्कशन करेंगे, और हमारे जो भी दर्शक हैं वो देखें और हमें अपने सवाल भेजें। फेसबुक लाइव पे हम जा रहे हैं, हमारे कम्युनिटी पेज पे आए। हमारा कम्युनिटी पेज है famhealth.in/community। सो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारी ये चर्चा शुरू हो रही है। तो हम जैसे कहते हैं, शेयर करने से ही समस्याओं का हल निकलता है, बात करने से अपने इश्यूज सॉल्व होते हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन और सुइसाइड्स को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शेखू बिश्नोई, जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकाट्री हैं, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा, हरियाणा से। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमने एक्चुअली सुबह से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, और हमने ये सबसे डीप जो टॉपिक है सुइसाइड को लेकर, डॉक्टर शेखू, वो लास्ट में रखा है। But it is last but not the least a very important subject, and I think first and foremost अगर आप पहले ये बता दें कि इस बात को, डिप्रेशन हो या कोई भी मेंटल हेल्थ की कोई इशू हो, उसको लेके हमारे देश में स्टिग्मा बहुत है। तो इसको कैसे हटाया जाना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में मेंटल इलनेसेस को लेके स्टिग्मा है। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसको ही इज क्रेजी, ये पागल हो गया है। हमारे इंडिया में हम लोग देखें तो ये कॉमन है, अगर कोई साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि तुम क्यों साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को क्यों कंसल्ट कर रहे हो? तुम्हें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, तुम तो बिल्कुल अच्छा, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी फैमिली सही है, लेकिन तुम क्यों कंसल्ट कर रहे हो? यही स्टिग्मा अगर दूर हो जाए तो हम लोग मेंटल इलनेसेस के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कम कर सकते हैं। मेंटल इलनेसेस जैसे कोई फिजिकल इलनेस होती है, वैसे ही मेंटल इलनेसेस भी बायोलॉजिकल बेसिस होता है उनका।
बायोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सब मिलकर मेंटल इलनेस को का कारण बनते हैं। जैसे डायबिटीज होता है, लोग मेंटल इलनेसेस में बोलते हैं कि अगर एक बार आपने साइकेट्रिस्ट की दवाई शुरू कर दी तो लाइफ लॉन्ग आप साइकेट्रिक मेडिसिन के डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन वही लोग डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स लेते हैं, लाइफ भर लेते रहते हैं, लेकिन मेंटल इलनेसेस को लेके एक स्टिग्मा हो चुका है। लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेस ना लो, कहने से स्ट्रेस कम नहीं हो जाता। इसी स्टिग्मा को दूर किया जा सकता है, वो है बेसिकली हम लोग हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करें। हमारे समाज में जो अगर मेंटल इलनेसेस हैं तो हम उनको लाइक नीचा ना देखें। शुरू से ही लाइक एमबीबीएस करिकुलम में, इवन अभी एमबीबीएस करिकुलम में आ गए, लेकिन इवन स्कूल स्कूल के सिलेबस में भी मेंटल इलनेसेस को लेके अवेयरनेस दिया जाए। इससे हम धीरे धीरे स्टिग्मा कम कर सकते हैं। डॉक्टर शेखू, सबसे अगर हम बड़ी बात लें और अगर सुइसाइड्स पे ही जाएं, जैसे मैं कह रही थी पहले भी, पिछले कुछ महीनों में तो कुछ ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, न्यूज में भी जी चलती है, जी आसपास भी हम लोगों की बातें काफी, मतलब हम मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी काफी सारे आए हैं। तो हम्म। क्या ऐसे साइंस हैं जो हम लोग मिस कर गए, इन लोगों जिन्होंने करी है ये जाके इतना बड़ा कदम उठाया है? कौन से साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो हमने मिस कर दिए इनके देखने के लिए? देखिए, कोई भी पेशेंट अगर सुसाइड करता है तो उसमें सबसे पहले कोई कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि हमें मिस नहीं करने चाहिए। वार्निंग साइंस लाइक अगर वो कोई भी आदमी सुसाइड की बात करता है कि नहीं, मेरा इस लाइफ से मन भर गया है, या फिर मैं जीना नहीं चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, अगर ऐसी बातें करता है तो हमें उन बातों को बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं हूँ, अगर मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, होपलेस फील कर रहा हूँ, या वर्थलेस हूँ, ये बातें सुसाइड की वार्निंग साइन है। अगर किसी के फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया है, चाहे वो 10 साल पहले हो, 15 साल पहले हो, या किसी के क्लोज फ्रेंड ने सुसाइड किया है, तो हमें अगर वो पेशेंट डिप्रेस्ड है तो हमें उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो एक जान को हम बचा सकते हैं। अगर हम लोग अभी थोड़े दिन पहले एक एक्टर ने सुसाइड करी थी, अगर हम उनका देखें तो उनकी क्लोज फ्रेंड ने उनसे कुछ दिन पहले सुसाइड करी थी। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, बट अगर वो डिप्रेस थे और उन अर्ली इंटरवेंशन उस लेवल पर हो जाता तो हो सकता है वो बच सकता था, वो 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 लाइफ बच सकती थी। जी डॉक्टर शेखो, एक और सवाल आता है इसमें कि आप कह रहे हैं कि साइंस दिखने लग जाते हैं, लोग हम्म। काफी नेगेटिव तरीके से बात करना जी शुरू कर देते हैं अपने लाइफ के बारे में। तो उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि बस अब ये इतना लेवल बढ़ गया है कि वो किसी भी समय सुइसाइड कर सकता है? उसमें उसमें भी अर्ली इंटरवेंशन एंड थोड़ा डिलेड भी इंटरवेंशन होता है? हाउ डू यू जी रिकॉग्नाइज नहीं, दैट? हमें कोई भी कोई भी एट एनी टाइम, हमारा फ्रेंड फैमिली मेंबर कोई भी अगर बात करता है कि नहीं मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मैं इस लाइफ से थक गया हूँ, तो इसमें कोई लेवल नहीं है। अगर सिंगल टाइम भी वो बोलता है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और क्या वो सच में ही सुसाइड के बारे में नहीं सोच रहा है। इसमें कोई लेवल नहीं होता है। अगर सिंगल टाइम भी कोई बात कर रहा है तो हमें उसको वार्निंग साइन में डालना होगा और क्लासिफाई करना होगा कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है। तो आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि हर एक जो अपने आसपास कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी जान पहचान वाला है, अगर कोई नेगेटिव आपको बात लग रही है उनकी, तो जी आपका कहना है कि उसको सीरियसली लेना चाहिए जी। और अगर उस कोई पे। हाँ जी। हाँ जी, अगर कोई मजाक में भी बात कर रहा है कि नहीं मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ओवर सीरियसली लेके इंटरवेंशन करेंगे, हो सकता है हम लोग गलत हों, लेकिन अगर हम सही होंगे तो हम एक जान बचा लेंगे।
That is actually making so much sense, डॉक्टर शेखू. हमारे सवाल आना शुरू हो गए हैं. हाँ जी. एक कम्युनिटी से क्वेश्चन आया है कि सेलिब्रिटीज इससे ज्यादा क्यों पीड़ित लगते हैं, उन्हीं की ज्यादा बातें क्यों हुई जाती हैं, क्या सुसाइड उनमें ज्यादा कॉमन है? नहीं, सेलिब्रिटीज में नहीं कॉमन है. ओवरऑल अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो पिछले 3-4 साल में सुसाइड रेट बढ़ रहा है. इवन 2018 टू 2020 में 3.4% ऑफ टोटल नंबर बढ़ा है. 1,40,000 के लगभग पर ईयर इंडिया में सुसाइड हो रही है. सुसाइड से डेथ है. 380 लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं. सेलिब्रिटीज नहीं, बट अभी रिसेंट टाइम में कुछ सेलिब्रिटीज ने सुसाइड किया है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस बढ़ गया है. और आई थिंक ये ठीक भी है. थोड़ा अवेयरनेस अगर बढ़ेगी सुसाइड की तो हम उसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे. डॉक्टर शेखू, एक और सवाल आया है, बहुत जी. पर्टिनेंट है, ड्रग्स को रिलेटेड. हम्म. ड्रग्स का क्या रिलेशनशिप है डिप्रेशन से, एंड उसका मतलब क्या नतीजा हो सकता है अगर आप उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना लें तो? देखिए, ड्रग्स और डिप्रेशन दोनों एक विशियस साइकिल है. आदमी थोड़ा सा डिप्रेस्ड लो फील करता है तो वो मूड एलिवेटिंग ड्रग्स लेता है, लाइक कैनाबिस. लोकल ड्रग्स होते हैं जैसे गांजा, चर्स, मैरिजुआना, वीड, इसको लेता है. थोड़ा सा मूड एलिवेटिंग इफेक्ट्स होता है इसमें. बट जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिवली यूज करना शुरू होते हैं तो इनके माइंड में डिपेंडेंस बढ़ती जाती है. तो साइकोलॉजिकली ये मोर एंड मोर यूज बढ़ता जाता है, डिप्रेशन बढ़ता है, एक विशियस साइकिल बन जाती है. तो ड्रग्स डिप्रेशन को बढ़ाती है इनडायरेक्टली. और अगर हम सुसाइड की बात करें तो बिकॉज ऑफ ड्रग्स आदमी थोड़ा सा डिसइनहिबिटेड हो जाता है. नॉर्मली अगर हम लोग सोच रहे होंगे किसी दिन हम लोग अनहैप्पी फील करते हैं, लो फील करते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते हैं तो हमें डर लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा. बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग थोड़ा सा इनहिबिशन कम हो जाता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, सुसाइड सक्सेसफुल हो जाती है. जी. डॉक्टर शेखू, हमारे सवाल आते जा रहे हैं. हाँ जी. धनंजय, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. आपका सवाल है कि अगर एक पर्सन डिप्रेस्ड है और सुसाइडल थॉट्स उनके आ रहे हैं और उनको पता है कि एक्सपर्ट के पास जाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट वो नहीं जा सकते बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो घर वाले उनको कैसे कन्विंस करें कि उनको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि ये तो आमतौर पर डॉक्टर शेखू देखा गया है कि जी. लोग खुद भी जो पेशेंट होता है उसको या तो वो बहुत डिप्रेस्ड होता है और या फिर वो रेजिस्ट करता है कि मैं नहीं जाना चाहता. तो इसको कैसे घर पे हैंडल किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर घर पर पता लग जाए कि कोई मेंबर या कोई फ्रेंड है जो कि सुसाइड को कर सकता है, तो हमें उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है. सुसाइड मीन्स है लाइक एक्सेस टू रोप, एक्सेस टू गन, एक्सेस टू पॉइजन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए. बार बार उसको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कशन करे. अगर वो डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहे तो अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल हैं. इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल हो जाती हैं. अभी रिसेंट एमसीआई ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, तो वो लोग पेशेंट की कंसल्टेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं. इवन सुसाइड हेल्पलाइन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक हेल्पलाइन शुरू करी है सुसाइड की. उस पर बात करके काउंसलिंग करवाई जा सकती है और वो पेशेंट तैयार हो सकता है. बट ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. गेट बंद करके पेशेंट नहीं सोना चाहिए. जी. ओके, डॉक्टर शेखू, एक और सवाल आता है इन सब हाँ जी. सवालों से. कम्युनिटी पे क्वेश्चन आया है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप होती है जो ज्यादा प्रोन है डिप्रेशन एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज जिनके हो सकते हैं? इज देयर अ पर्टिकुलर टाइप दैट वी कैन टाइपकास्ट दिस? क्लस्टर बी पर्सनालिटीज होती हैं कुछ जो एंक्शियस होते हैं, मोर एम्बिशियस होते हैं. अगर उनको लाइफ में सेटबैक्स लग जाएं, थोड़ा डिप्रेशन हो जाए, या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट वो लेने लग जाएं, या फिर
ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री हो, दे आर मोर प्रोन टू डू सुसाइड। ओके, सो देयर हाँ कुड जी, बी, बट उसके अलावा भी लोग हैं जो हाँ, जिनके नहीं है कोई पर्सनालिटी हाँ टाइप और जी, वो भी कर सकते हैं। तो कर सकते लाइक हैं। यू सेड, हाँ, कम से कम अगर साइंस एंड सिम्टम्स किसी को दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। हाँ जी, ओके डॉक्टर शेखो, एक और सवाल है सुरभि का। कहती हैं कि अगर एक डिप्रेस्ड पर्सन doesn't really confront his thoughts either with family or consultants, how do you overcome the tendency as a person who feels he's actually suffering from depression? ओके, लाइक पेशेंट ट्रीटमेंट्स मतलब लेना नहीं चाहते। हाँ, खुद खुद वो मतलब पहले तो खुद कैसे एक्सेप्ट करे वो, इज व्हाट हर हम्म, क्वेश्चन इज, कि अपने आप पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, कि उसके हम्म। बाद में वो किसी और के पास या फ्रेंड्स की भी बात मानेगा, फैमिली की भी बात मानेगा, पर खुद एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए उसको? सबसे पहले तो एज फैमिली मेंबर या एज ए फ्रेंड, पेशेंट के फ्रेंड्स के तौर पर या केयर गिवर के तौर पे सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उन्हें डिप्रेशन है या नहीं है। लाइक अगर उनके डे टू डे रूटीन में चेंज आ गया है, जो जो कोई आदमी है जो कि सुबह से शाम तक बिजी रहते थे, अचानक उनके डे टू डे रूटीन में चेंज आ गया है, लाइक उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया है या फिर मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया है, फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, एपेटाइट इंक्रीज होने लग गई या फिर सडनली डिक्रीज होने लग गई है, सडन वेट गेन है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग है, लाइक पहले जिनको टीवी देखने में, मैच देखने में मजा आता था, अभी वो लोग उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनर, ऐसी चीजें अगर दिखने लग जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनको डिप्रेशन हो सकता है। अगर ऐसी चीजें वो पेशेंट मानता नहीं है तो भी हमें उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, अगर आप लो फील नहीं कर रहे हो बट आपके रूटीन में चेंज आ गया है, अगर आपकी स्लीप हैबिट्स चेंज हो रही हैं, आप दिन भर थका थका महसूस कर रहे हैं, आप जिन चीजों में इंटरेस्ट आपको पहले आता था वो चीज आप देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। और एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जाते ही ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन शुरू कर देंगे और जो कि डिपेंडेंट बना देंगी। अगर आप क्लासिफाई होंगे तो ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो अर्ली अगर ट्रीटमेंट सीख करेगा तो पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी से पहले ही बाहर आ जाएंगे। आई चलिए थिंक डॉक्टर यही शेखू, सवाल था या फिर कुछ और? ये नहीं, ये है, और बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं। मैं हाँ पहले जी, अपने दर्शकों को धन्यवाद बोल दूं। भानु राहुल जी आपने सवाल पूछा है, उज्जवल जी आपने सवाल पूछा है, अदिति आपने सवाल पूछा है। थैंक यू सो मच। मैं एक एक करके आपके सवाल लूंगी, जस्ट इन केस मैं नहीं ले पा रही, प्लीज उनको दोबारा भेजिए, बिकॉज ये बहुत स्पीड से आपके सवाल आगे जाते जा रहे हैं। तो अदिति सवाल पूछ रही हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ वन सिंगल एंटी डिप्रेसेंट फॉर इयर्स, डज इट स्टॉप वर्किंग? न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अगर हम लोग बिल्कुल रिसेंट ड्रग्स की बात करें, जो कि हम लोग, जो कि न्यूअर साइकेट्रिस्ट हैं आजकल ज्यादातर एसएसआरआई यूज करते हैं, जिसमें दर्शकों को हो सकता है इसकी नॉलेज ना हो, फ्लोक्सेटिन, कॉमनली एसिटेलोप्राम ड्रग्स यूज होती हैं। अगर इनको एक पेशेंट लॉन्ग टर्म में भी यूज करता है तो कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। विद टाइम अगर पेशेंट एक दवाई एक पर्टिकुलर डोज में अंडर गाइडेंस ऑफ ए साइकेट्रिस्ट ले रहा है तो कोई सीरियस परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट माइल्ड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, लाइक थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा, कुछ लोगों को नींद ज्यादा आ जाती है। हाँ, लॉन्ग टर्म यूज में जो पेशेंट्स रेजिस्टेंट डिप्रेशन के होते हैं उनमें टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस आने के कारण ट्रीटमेंट ड्रग्स का इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन उसके भी ऑप्शंस होते हैं। हम लोग सिंगल मोनोथेरेपी से हम लोग डबल ड्रग्स पे शुरू कर देते हैं, बट अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो कम देखा जाए तो ड्रग थेरेपी से पेशेंट ठीक हो जाता है, नहीं लेगा तो कोमोर्बिडिटीज के कारण उसको साइड इफेक्ट्स रहेंगे ही। और एक सवाल आया है डॉक्टर शेखू, हाँ डिप्रेशन जी, और सुइसाइडली डिप्रेस्ड, इन जी, दोनों में कितना अंतर है और क्या सिम्टम है अलग अलग दोनों के?
सुसाइडली डिप्रेस्ड हम लोग माने तो कोई भी पेशेंट अगर है, अगर उसकी जैसे हमने अभी वार्निंग साइंस की बात करी, अगर किसी के फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया है या फिर फ्रेंड ने, क्लोज वन ने सुसाइड किया है, या फिर कोई रिसेंट लॉस ऑफ लव्ड वन है, रिसेंट लॉस ऑफ जॉब है, कोई इमीडिएट रिसेंट फाइनेंशियल सेटबैक है, पेशेंट इतना डिप्रेस हो गया है कि वो मूड रिएक्टिव ही नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट आने लग गया है कि अगर उसके सामने हम लोग कोई भी बात करें तो लगातार क्राइंग स्पेल्स आए जा रहे हैं, पूरी एनर्जी पेशेंट की खत्म हो गई है, तो दे आर मोर प्रोन टू डू सुसाइड। तो हम लोग उनको सुसाइडली डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड। मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। ओके। और नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, हाँ जी, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में हम लोग अगर देखें तो थोड़ा सा पेशेंट का मूड लो होगा, एनर्जी लो होगी, बट पेशेंट फ्लैट इफेक्ट नहीं होगा, क्राइंग स्पेल्स कम होंगे। ओके। जी क्लियरली जो हम टॉपिक हमने चूज किया है, लोग काफी बाहर निकल के इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट इट्स हाँ इट्स जी क्वाइट हार्टनिंग टू सी कि लोग अब प्रोबेबली मेंटल हेल्थ को काफी सीरियसली ले रहे हैं। हमारे पास एक सवाल आया है हाँ जी। और सुरभि जी से। वो कहती हैं, मैरिटल फेलियर्स जनरली टेंड टू मेक अ फीमेल इन द फैमिली मोर बर्डन्ड with depressive thoughts. What would you suggest in this case to make sure that the female does not attempt suicide? शादी की जो फेलियर है, जी। उसका सारा अगर वो भार अपने पे ले ले हम्म। और उसको खुद पे ब्लेम करे, उसकी सुइसाइडल थॉट्स ना जाएं, उसके लिए हम पहले से क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए उसमें काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है। एक तो अगर मैरिटल फेलियर है, मैरिटल इश्यूज एक फीमेल को हो रही हैं, तो उसको नेचुरल है उसके हस्बैंड से या फिर उसके इन लॉज से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो अगर वो अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से बात करती हैं, और अगर फ्रेंड्स या पेरेंट्स को किसी भी टाइम लगता है कि ये लो है, एनर्जी लो हो गई है, तो हमें उसी टाइम ही उनमें इंटरवेंशन करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि यही लाइफ नहीं है, सक्सेसफुल मैरिज एक लाइफ का गोल नहीं है, इसके अलावा भी गोल है। एक ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है कि ये हमारा लाइफ का गोल ही होना चाहिए। उस चीज से निकल के भी लाइफ बची है। एक फीमेल को ये सोचना चाहिए, तो शायद वो डिप्रेस होने से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो डॉक्टर शेखू, फिर आपके इसमें शुड शी ऑलरेडी, इफ देयर इज अ मैरिटल फेलियर, is that a step for her to actually go and meet a specialist already? कि अब उनका हो गया है मैरिटल फेलियर, ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स होते हैं सबको, अगर रिलेशनशिप अगर कोई फेल हो जाती है, तो क्या वही साइन है कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करा दें? जी नहीं, अगर उनको लगता है कि वो लो है और उनमें आइडिएशन आ रहे हैं सुसाइड के, तो उनको इमीडिएट हेल्प सीख करनी चाहिए। नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को कन्फाइड करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी थॉट्स बतानी चाहिए। अगर उनको लगेगा कि वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो नेचुरल है उनको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना आई थिंक इन दैट सिचुएशन ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इशू ज्यादा है कंपेयर्ड टू एंडोजिनस डिप्रेशन। ओके। डॉक्टर शेखू, क्या डिप्रेशन एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज जेनेटिक भी होती हैं? क्या क्या मतलब काफी हद तक हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज वगैरह जो रिलेटेड इलनेसेस हैं, दे हम्म। आल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, हाँ and जी। that is genetic already. So जी are is depression and suicidal tendencies also genetic? हाँ जी। डिप्रेशन की अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, तो डिप्रेशन के मल्टीफैक्टोरियल कारण है। फैमिलियल इनहेरिटेंस वन ऑफ मेजर फैक्टर है जो कि डिप्रेशन का कारण है। लाइक अगर किसी की फैमिली में मदर में डिप्रेशन है या पेरेंट्स में डिप्रेशन है,
तो दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन। अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी डिप्रेशन है तो भी उनको मूड डिसऑर्डर के रिस्क ज्यादा रहेंगे। डायबिटीज और हम कोमोर्बिडिटीज की बात करें तो डायबिटीज होना ही, डायबिटीज जेनेटिक है, बट डायबिटीज होना भी एक कोमोर्बिड कारण है डिप्रेशन का। इवन हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि हमारे नॉर्थ इंडियंस में काफी कॉमन होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म वन ऑफ मेजर कॉज ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। हम लोग, कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसका थायराइड इसीलिए चेक करवाते हैं कि क्योंकि कुछ पेशेंट्स में इवन करेक्शन ऑफ थायराइड डिप्रेशन को ठीक कर देता है। यस, अदर कारण भी हैं डिप्रेशन के, जैसे साइकोसोशल है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस लाइक जो मैंने बात करी कि किसी के फ्रेंड ने सुसाइड कर ली, फैमिली मेंबर्स ने सुसाइड कर ली, लर्न हेल्पलेसनेस की लाइफ में प्रोग्रेसिवली सेटबैक्स लगते आ रहे हैं, एक बार फेलियर हो गया, 2 बार फेलियर हो गया, ये सब कारण मिलकर एक डिप्रेशन की एटियोलॉजी बनाते हैं। ओके, डॉक्टर शिखू, ये भादु राहुल है, वो हाँ जी। उन्होंने 2 बार ये सवाल पूछा है कि क्या स्पोर्ट्स और मेंटल हेल्थ का कोई रिलेशनशिप है, एंड पॉजिटिव विनिंग एंड लूजिंग दोनों चीजें होती हैं स्पोर्ट्स में, तो इसका क्या मेंटल हेल्थ से रिलेशनशिप है? देखिए, यूजुअली एक, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग शुरू से हुई होती है, तो विनिंग और लूजिंग एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई मेजर इशू नहीं होता है। बट यस, अगर एक आदमी स्पोर्ट्स में है या फिर वो एक्सरसाइज करता है रेगुलर, अगर वो जिम जा रहा है, तो स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजिंग, इन सब के कारण डिप्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के कारण एंडोर्फिन्स, कुछ एंडोजीनस हार्मोन्स होते हैं जो सेक्रीट होते हैं, जो कि मूड एलिवेटिंग इफेक्ट होता है उनका, जिसके कारण डिप्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। ओके, डॉक्टर शेखू, थोड़ा सा अगर आप फोन के पास आ जाएं, आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो रही है। तब तक हम बाकी सवालों पे जाते हैं। काफी सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं उनके लिए, हाँ जी। उनकी काफी सेटिस्फैक्ट्री, दे आर हैप्पी विद द आंसर्स दैट यू आर गिविंग। ओके, थैंक शैंकी यू वेरी वर्मा मच। सिंह, नाइस सर। सुरभि सिंह, थैंक यू डॉक्टर। पूजा जी, है, पूजा पूछ रही हैं, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन सिम्टम्स मोर इफेक्टिवली, with should it be with drugs or with therapeutic therapy? देखिए, डिप्रेशन अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं एज पर WHO और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। हम लोग डिप्रेशन को माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर में क्लासिफाई करते हैं। अगर एक पेशेंट माइल्ड डिप्रेशन में है तो हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि वो उसको ड्रग्स पे ना डालें, उसको हम लोग साइको सोशल ट्रीटमेंट देते हैं। बेसिकली कोग्निटिव थेरेपी दी जाती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट कोग्निटिव थेरेपी अगर देता है तो डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में काफी बेनिफिशियल होता है। बट अगर मॉडरेट टू सीवियर या फिर मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स प्लस साइको सोशल थेरेपीज लाइक बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, इवन फैमिली थेरेपी, साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी, इन सब को दिया जाता है पेशेंट में। और साइकोथेरेपी एज वेल एज फार्माकोथेरेपी, बोथ आर इम्पोर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डॉक्टर शेखू, एक मेरा ही सवाल है कि हाँ जी। काफी लोग, ये जो ट्रीटमेंट चलती है डिप्रेशन की, और स्पेशली जी। क्रॉनिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें डिप्रेशन को लेके या सुइसाइड्स को लेके, तो ये काफी लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, लाइक यू सेड, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है, साइकोलॉजिस्ट के साथ में होता है, शायद ड्रग्स मेडिसिन भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है। तो पॉजिटिव अगर कोई बात बताएं, तो क्या लोग फुल्ली ट्रीट हो सकते हैं इससे, और विल दे ऑलवेज नीड हेल्प? नो नो, पेशेंट्स फुली ट्रीट हो जाते हैं। यही मिसकंसेप्शन है, शायद इसीलिए स्टिग्मा है कि लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। अगर कोई फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन आता है हमारे पास, तो उसको यूजुअली 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
यूजुअली 4 टू 6 वीक्स में पेशेंट का ड्रग थेरेपी पे रिस्पॉन्स आने लग जाता है। वंस पेशेंट इज सिम्पटम फ्री तो हम लोग 3 महीने तक दवाई चलाते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में लाइक 3 से 6 महीनों में पेशेंट सिम्पटम फ्री होकर रेमिशन में आ जाता है। अगर रिकरेंट एपिसोड्स हैं तो 6 महीनों से 1 साल तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर पेशेंट उसके बाद रेमिशन में रहता है और सिम्पटम फ्री रहता है। हमारे पास और सवाल आते जा रहे हैं डॉक्टर शेखू। हाँ जी। क्या आप अपनी प्रैक्टिस में सुइसाइडल पेशेंट्स देखते हैं? उनके कॉमन कारण क्या है आने के? इज इट अ सिमिलर काइंड ऑफ बैकग्राउंड की वजह से आते हैं, सिमिलर रीजन से आते हैं? और उनको रिजॉल्व करने का क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट है आपका? देखिए, अगर हम लोग पर्सनल फ्रंट पे बात करें तो अभी तक ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत इंटरवेंशन करके सुसाइड को प्रिवेंट कर दिया है। अभी मैं मेरे एक पेशेंट जिसको प्रिवेंट किया जा सकता था उसकी बात कर सकता हूँ। एक पेशेंट जिसका आई थिंक कोई अफेयर था, फैमिली कल्चरल बैकग्राउंड से मिल नहीं रहा था। हम लोगों ने उन्हें बोला कि आप इनको एडमिट कराइए, बट फैमिली मेंबर्स बिल्कुल एडमिट नहीं हुए, बिल्कुल तैयार नहीं हुए एडमिट कराने के लिए। 6 महीने बाद उसके फादर को लेके आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पेशेंट, एनसीआर में ही। फादर को लेके आते हैं, फादर डिप्रेस थे और पता लगा कि वो पेशेंट लाइक सुसाइड कर गया था 6 महीने पहले ही। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि फैमिली मेंबर्स तैयार नहीं हुए। तो कल्चरल इश्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं टीन एज में सुसाइड के लिए। सडन लाइक ब्रोकन अफेयर, अगर किसी का अफेयर ब्रेकअप हो गया तो पेरेंट्स तैयार नहीं होते, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं तो उसको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं हम लोगों के पास जो कि डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी से आते हैं। तो कल्चरल इश्यूज को अगर हम लोग एड्रेस करें तो इस पार्ट में हम लोग सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर शेखू, एक और सवाल आ रहा है, हाँ जी। इनफैक्ट ये दोनों सवाल मैं जोड़ने वाली हूँ। एक तो इज डिप्रेशन सीजनल, अदिति जी पूछ रही हैं, और पूजा जी पूछ रही हैं क्या एज रिलेटेड है कि ओल्डर एज में ज्यादा दिखाई देते हैं सुइसाइडल लोग? तो सीजनल और एज रिलेटेड दोनों का आप जवाब बताइए जी, प्लीज। डिप्रेशन सीजनल है। इंडिया में हम लोग सीजन्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो जैसे ही डे लाइट कम होने लग जाती है, विंटर शुरू होती है, तो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। सनलाइट डिप्रेशन को दूर करने में काफी ज्यादा मदद करती है। वेल वेंटिलेटेड ओपन अगर रूम्स हैं तो डिप्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो यस, डिप्रेशन सीजनल है। इवन इंडिया में भी हम लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के कुछ पेशेंट्स देखते हैं जिनको पर्टिकुलरली लाइक जस्ट अप्रैल और मार्च के महीनों में डिप्रेशन बढ़ जाता है। और जो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी अगले 1 महीने में हम लोग डिप्रेशन का थोड़ा-सा सर्ज देखेंगे। लेकिन सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर में सीवियर डिप्रेशन यूजुअली नहीं होता है। तो यस, सेकंड एज आपने पूछा। मिडल जी। एजेड में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। मिडल एजेड मेल आर मोर प्रोन टू डू सुसाइड कंपेयर्ड टू फीमेल्स, बट अटेम्प्टेड सुसाइड अगर हम लोग देखें तो फीमेल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू मेल्स। जी, फीमेल में ओके। डिप्रेशन थोड़ा-सा जल्दी आ सकता है, 35 टू 45 ईयर ऑफ एज में डिप्रेशन आने लगता है। मेल्स में यूजुअली 45 के बाद में सीवियर डिप्रेशन आ जाता है। डॉक्टर शेखू, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि खुली जगह एंड सनलाइट पे इनफैक्ट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो जाती हैं। हाँ जी, अगर हम कोविड फोटोथेरेपी की बात ट्रीटमेंट करें, होता था। हाँ जी, कोविड की बात करें तो पिछले 6-8 महीने में लोग घर के अंदर बंद हैं। हाँ जी। लोग एक घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हुँ, अपना काम भी कर रहे हैं, स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। That is, we're hearing of cases adding to depression. Could things like this also lead to suicidal tendencies, just the impact of mental health of COVID? जी। एक तो कोविड के कारण लोगों के लॉसेस हो रहे हैं बिज़नेसेस में, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डिप्रेशन के लिए।
अगर हम लोग घर पे रह रहे हैं तो रिक्रिएशन का साधन नहीं है, बाहर जाते हैं तो सनलाइट देखते हैं, खुली हवा देखते हैं, तो नेचुरली हम लोग एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट्स हो जाता था उसका। कोई बाहर ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, कोई बाहर जाके किसी से मिल नहीं पा रहा है, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। इवन हम विलेजेस में देखें तो भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ लाइक सोशल विड्रॉल, ये सब चीजें मिला के डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं, और लोगों में एंजाइटी भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कोविड, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। तो एंजाइटी भी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डिप्रेशन के लिए। ये सब चीजें डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा रही है। सुसाइड्स भी, नंबर ऑफ सुसाइड्स, अभी डेटा तो हम लोगों के पास अभी नहीं है इस साल का, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे नंबर ऑफ सुसाइड्स भी बढ़ी होंगी। डॉक्टर शेखू, हम अपने दर्शकों को फिर एक बार रिमाइंड कर दें कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन, जी क्रॉनिक डिप्रेशन अप टू सुइसाइडल टेंडेंसीज। सो जिन जिनके पास सवाल हैं प्लीज आके हमारे फेसबुक पेज पे हमसे पूछिए सवाल। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे हैं famhealth.in/community, आप अपने सवाल वहां पे आगे के लिए भी छोड़ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर शेखू से आपके सवालों के जवाब बाद में भी दिए जाएं। अगर आप डॉक्टर शेखू से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप फैम हेल्थ के थ्रू आइए, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको कनेक्ट कर पाएं। सो डॉक्टर शेखू, देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर स्टिल कमिंग इन। पूजा कह रही हैं थैंक यू सर, आपने जवाब दिया हमारे सवाल का। जी, और एक थैंक बहुत यू। इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है कि हाँ जी। जो सुइसाइडल हो गया, किसी ने सुइसाइड कर लिया, that patient has gone. Now the bigger issue is the family coping with it. जी And what are the coping mechanisms, and how badly can it affect? In fact, अगर मैं बात करूं तो मैंने बीच में 2-3 केसेस में सुना था कि एक किसी ने फैमिली में सुइसाइड कर दिया, और उसके तुरंत within a month or so, because of a heart attack or स्पाउस। something similar, the closest family member passed away. So जी, what is happening in this, and is this a problem with coping with such a situation? देखिए सुसाइड, अगर हम लोग बात करें, कोई फैमिली मेंबर या किसी लव्ड वन की सुसाइड हो जाती है तो एक सडन न्यूज़ होती है कि किसी ने अपना फैमिली मेंबर खो दिया है, तो सडन ऑनसेट ऑफ ग्रीफ होता है। आउट ऑफ दैट ग्रीफ, सबसे पहले तो अगर किसी के घर में सुसाइड हुआ है तो सारे फैमिली मेंबर्स सुसाइड के रिस्क पे आ जाएंगे। तो एज ए केयर गिवर और एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अगर हमें ऐसा कोई मिलता है जिसमें किसी के फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया है, तो हमें उस फैमिली को पूरा मान के चलना चाहिए कि इनमें से कोई सुसाइड कर सकता है। सेकंड, आउट ऑफ दैट सुसाइड वो ग्रीफ में चले जाते हैं। ग्रीफ साइकोसिस हो सकता है, ग्रीफ एग्रेवेटेड ग्रीफ डिप्रेशन हो सकता है, जिसके कारण उनमें मेंटल इलनेसेस का रिस्क भी बढ़ जाता है और फिजिकल इलनेसेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। यूजुअली हार्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर सुसाइड ऑफ फैमिली मेंबर सडन स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस के कारण कार्डियक लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एनी काइंड ऑफ cerebrovascular accident increases. सो इनके लिए फिर इमीडिएटली अगर कोई फैमिली में लॉस हो तो शुड द रेस्ट ऑफ द फैमिली अगेन, should they seek treatment and help from a psychologist? Is that the right way to go? Yes, अगर उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उन लोगों को एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट तो जरूर करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट से चाहे ना भी करें क्योंकि हम लोग उसको एडजस्टमेंट इशू मानेंगे शुरू में, बट एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए इंडियन कल्चर में होता था कि जब कोई डेथ हो जाती थी तो इवन नॉट बाय सुसाइड, कुछ दिन एक गैदरिंग होती थी। शायद वो इसीलिए होती थी ताकि वो एक इमीडिएट ग्रीफ का पीरियड निकल जाए, बाकी लोग रहते थे तो फैमिली सपोर्ट रहता था, एक साइको सोशल सपोर्ट होता था, जिसको अभी खराब रूप दे दिया गया, लेकिन उसके कारण आई थिंक मेंटल वेलबींग होती थी।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं डॉक्टर शेखू। तो इसका क्या हम फिर इन्फ्रेंस निकालें कि अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जी एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फैमिलीज आर नॉट अवेलेबल फॉर कांस्टेंट कम्युनिकेशन, जी इज दैट another big cause for depression? हाँ जी, न्यूक्लियर फैमिली, पुअर कम्युनिकेशन विद फैमिली मेंबर, इवन अगर एक फैमिली में भी रह रहे हैं और बाकी लोगों में आपस में कम्युनिकेशन टू दैट लेवल नहीं है, तो वो एट रिस्क है सुसाइड के। इवन मेंटल इलनेसेस के, सुसाइड तो एक्सट्रीम स्टेप है, बट कोई ना कोई मेंटल इलनेस के लिए एट रिस्क हैं वो लोग। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया हाँ है जी, आजकल। कह रहे हैं कि आजकल यूथ बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हाँ जी, कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं या क्या है पता नहीं। तो और गिव अप करने के बाद खुद को ही कसूरवार मानते हैं, इजीली डिप्रेस हो जाते हैं। इसका क्या इलाज है? शुड दे आल्सो सीक प्रोफेशनल हेल्प, या कुछ आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज उनको कि व्हाट दे शुड डू टू बक अप? देखिए आजकल जो हो रहा है, आजकल सक्सेस ओवरनाइट हो रही है। आजकल के यूथ को फेलियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इम्पल्स में सुसाइड कर लेते हैं। तो सेल्फ ब्लेमिंग को बिल्कुल दूर करना चाहिए। लाइफ में गोल्स जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई गोल अचीव नहीं हुआ तो हमें समझना चाहिए कि फेलियर फाइनल स्टेप नहीं है। फेलियर के बाद भी हम लोग रीट्राई कर सकते हैं। एक फेलियर हमें कुछ सिखा के ही जाएगा, ये सब सोचना चाहिए। सेल्फ ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर ऐसा कोई इशू हो जाए तो फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट सबसे जल्दी सीख करनी चाहिए। अगर आप कोई यूथ है, अगर पेरेंट्स से वो कम्युनिकेट करता है तो उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स ही उसको सपोर्ट कर देंगे। डॉक्टर शेखू, ये जो इन्होंने बात बोली है बहुत इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बड़े जल्दी गिव अप हाँ कर जी, देते हैं आजकल। हाँ जी। इसका क्या आपको कारण लगता है? इज इट सर्टेन अपब्रिंगिंग? हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बच्चों को रख रहे हैं? क्या रीजन है इन सब चीजों का? देखिए इस पे हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आजकल स्कूल्स में पनिशमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम लोग बेसिकली हर जगह इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्कूल्स और इन चीज़ों में हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न हो गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल्स में अगर जाते हैं तो उनको कोई भी काइंड की फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दे पाते हैं टीचर्स। बट हमारे बच्चे टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इवन आफ्टर टीन्स, इवन 25 ईयर्स, 26-27 साल तक बच्चा अपने पेरेंट्स से सब कुछ लेता है। हम लोग अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज में अगर पनिशमेंट नहीं है तो बच्चे को पता होता है कि मुझे 16-17 साल के बाद में मूव आउट करना है, मुझे अपना घर बनाना है। तो ये कल्चरल डिफ्यूजन है और कंफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी नहीं कंफ्यूजन है, जिसके कारण शायद हम लोगों के यहाँ आजकल गिव अप, थोड़ा सा भी अगर कुछ फेलियर आ जाते हैं तो गिव अप एटीट्यूड हो जाता है, क्योंकि शुरू से उन्होंने कोई सेटबैक्स देखे नहीं होते हैं। शुरू से अगर किसी ने सेटबैक देखा नहीं और अचानक सडनली कोई हेल्प नहीं और सेटबैक आएगा तो फिर वो लाइक गिव अप कर जाएंगे। तो शुरू से ही हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव करो। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फेलियर होगा ही होगा, लेकिन फेलियर के बाद भी ऑप्शंस हैं। शुरू से अगर बच्चा इस चीज को समझने लगेगा तो शायद धीरे धीरे ये चीज कम हो जाएगी। डॉक्टर शेखू, इन्हीं पेरेंट्स को अगर आपने कुछ एडवाइस देनी है तो ऐसे कोई 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये 3 या 4 चीजें आप बचपन में बच्चों के साथ जरूर कीजिए, इमोशनली स्ट्रॉन्गर एंड इमोशनली स्टेबल बच्चे हो आगे जाके? आर देयर 3 और 4 पॉइंट्स दैट यू कैन से दैट हाँ, ये 3 4 चीजें जरूर करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस अपब्रिंगिंग में? देखिए सबसे एक तो जरूरी है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हर चीज लाइफ में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम लोग बच्चे को कोई भी चीज दी जा रही है, तो चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे उसकी फूड है, एनीथिंग, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है और काफी लोगों को ये चीज अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले सेकंड, बच्चे को हमें कोई भी हम लोग स्कूल, अगर बच्चा अगर नर्सरी में है, इवन
फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तब से ही ट्यूशन शुरू हो जाते हैं, ताकि हम लोग बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आप अपनी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन आइए, या फिर आपको ये बनना है वो बनना है। बच्चे पे हमें छोड़ना चाहिए। 10th तक हमें बच्चे को कभी भी टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं देनी चाहिए। बच्चे को आप पढ़ने दीजिए, बच्चे को हम लोग अच्छी चीज सिखा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें एक फिक्स टारगेट नहीं देना चाहिए। बच्चे को लर्न टू से नो टू योर चाइल्ड, लाइक कोई चीज बोली जाती है तो बच्चे को नो कहना भी आना चाहिए। जी। अच्छा, तो नो कहने से फर्क पड़ेगा। हाँ एक जी। और इंटरेस्टिंग सवाल आया है मिस गरवाल से। वो कह रही हैं कि पैंडेमिक तो अब यहाँ पे इट्स हियर टू स्टे, हम्म। कहीं जा नहीं रहा है। जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, सेमी लॉकडाउन शायद अब काफी दिन तक रहेगा। जी। तो इसमें, और हम जब डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स एंड डिप्रेशन ये सब बहुत आ रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इज देयर सम डिसिप्लिन दैट वी कैन फॉलो? हमें एक रूटीन बनाना चाहिए। अभी सेमी लॉकडाउन लाइक, और बढ़िया वर्ड यूज करें तो हम अनलॉकडाउन शुरू हो रहा है अभी। तो हम लोग बाहर भी जा सकते हैं मास्क लगा के। अगर हम लोग एक लाइफ में अपना डे टू डे रूटीन बना लें, लाइक मॉर्निंग वॉक करें, इवन योगा, योगा से डिप्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। हाई कैलोरी फूड अवॉइड करना चाहिए, बट हाई प्रोटीन फूड लेना चाहिए। प्रोटीन से ट्रिप्टोफैन्स निकलते हैं, जिनके कारण इनडायरेक्टली डिप्रेशन कम होता है। हाई प्रोटीन डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। वॉलनट्स, एनी काइंड ऑफ नट्स, हेजल नट्स, ये सब अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो कुछ हद तक हम डिप्रेशन को कोप अप कर सकते हैं। कोविड के कारण जो एंजाइटी हो रही है उसको हम नेचुरली कम कर सकते हैं। एक और सवाल आया है, आई थिंक इन्होंने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया होगा, कि हाँ जी। जेंडर और सुइसाइड्स का क्या रिलेशनशिप है? विमेन ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं, मेन ज्यादा प्रोन है सुइसाइड के लिए, तो ये क्या स्टेटिस्टिक्स हैं इसके? विमेन, अगर हम लोग डिप्रेशन का रिस्क देखें तो वीमेन में ज़्यादा है कंपेयर टू मैन। दे आर मोर प्रोन टू डेवलप मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। अटेम्प्टेड सुसाइड में देखें तो हम लोग वीमेन में ज़्यादा है कंपेयर टू मैन, बट सक्सेसफुल सुसाइड्स आर मोर कॉमन इन मैन। वो शायद फिजिकल फैक्टर्स मैटर करते हैं कि मेल को एक्सेस ज़्यादा होती है हाई रिस्क चीज़ों की, जिसके कारण शायद डिप्रेस सुसाइड सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू वीमेन। डॉक्टर शेखू, हमारे पास सवाल तो बहुत आ रहे हैं और ये हाँ जी। हमारा लास्ट प्रोग्राम तो नहीं होगा। मैं एक हाँ या दो जी। सवाल और लेके फिर जी। आपको मैं जाने की इजाजत दूंगी। काफी हाँ जी। लंबा हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर लास्ट वन। वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ कवरेज इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज हाँ जी। लोगों को एजुकेट करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, इससे बेटर हम फैम हेल्थ की तरफ से और आपके जैसे स्पेशलिस्ट की तरफ से इससे बेटर कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर हाँ सकते जी। लोगों को। एक और सवाल है, कहते हैं कि 60% ऑफ इंडिया इज रूरल हु रियली डोंट नो अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, हम्म। and you yourself, Dr. Shekhu, are based out of a smaller town. तो हम्म। how as a country can we overcome challenges, और इनको कैसे एजुकेट किया जाए इन सब चीजों के लिए, सवाल है ये। देखिए, शुरू शुरू में भी हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी। सबसे पहले तो हमें एजुकेशन में मेंटल हेल्थ को एक इम्पोर्टेंट रोल देना चाहिए। एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिसमें डिस्टिग्मेटाइजेशन पे फोकस किया जाना चाहिए कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो भी एक फिजिकल इलनेस की तरह ही बीमारी है, ना कि वो उसको एक स्टिग्मा के तौर पे देखा जाए। तो अगर हम लोग शुरू से ही बच्चों में ही एजुकेट करेंगे कि नहीं, डिप्रेशन होना भी एक नॉर्मल है, वो भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही बीमारी है, या फिर कोई भी साइकेट्रिक इलनेस होने को स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए। अगर हम लोग बच्चों को शुरू से एजुकेट करेंगे तो विद कमिंग कमिंग ईयर्स ये चीज काफी कम हो जाएगी। रूरल इंडिया में भी लोग ट्रीटमेंट सीख करने लग जाएंगे। अभी भी ट्रीटमेंट सीकिंग बढ़ रही है लोगों में कंपेयर टू 10 years बैक। तो धीरे धीरे आई थिंक ये चीज इम्प्रूव होगी। फिर जैसे आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, फेम हेल्थ बनाया है, या फिर अभी बाकी भी अथॉरिटीज
मेंटल इलनेसेस को रेडियो पे हम लोग रोज मैसेज सुनते हैं कि डिप्रेशन का इलाज लेना चाहिए, साइकोसिस का इलाज लेना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन बढ़ाई जा रही है, तो इससे धीरे-धीरे स्टिग्मा कम हो जाएगी। डॉक्टर श्रीको, एक फाइनल सवाल, हाँ जी। अगर एक बारी और दर्शकों को जाने से पहले हम ये बता दें कि सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में पहचानने के लिए क्या 4 या 5 सिम्टम्स हैं, जो अगर हम जानते हैं किसी अपने परिवार वाला कोई इससे जूझ रहा है, तो व्हाट आर दोज सिम्टम्स दैट पीपल शुड लुक आउट फॉर? देखिए, अगर हम लोग वार्निंग साइन्स की बात करें सुसाइड में, तो सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट डिप्रेशन का है और उसमें सडन सोशल विथड्रॉल होने लग जाता है। अचानक ही वो बाकी लोगों से बात करना कम कर दे, सडन चेंज इन एक्टिविटीज़ हो जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ओवर डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा-सा खुश होना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे फाइनल गोल मिलने वाला है सुसाइड का। किसी की फैमिली मेंबर में हिस्ट्री ऑफ सुसाइड इन फैमिली मेंबर है, इमीडिएट क्लोज कॉन्टैक्ट में सुसाइड है, हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट इन पास्ट है, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम लोग सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इवन रिसेंट अल्कोहल या फिर ड्रग यूज़ बढ़ गया है, तो वो भी मोर प्रोन टू डू सुसाइड है। डॉक्टर शेखो, हमसे आज जुड़ने के लिए बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे से आपने सारे सवालों का जवाब दिया है, काफी क्लैरिफिकेशंस दी हैं, मिथ्स शायद काफी लोगों के बस्ट हुए होंगे आज के डिस्कशन से। सो वी थैंक यू अ लॉट। वर्ल्ड मेंटल जी, हेल्थ डे के इस दिन पे, स्पेशल डे पे, अगर हम एक या दो लोगों का भी कुछ लाइफ में चेंज कर पाए, I think तो it will be a big हमारा success. हाँ जी, जी, achievement. आप would you like to say something? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग स्टिग्मा को कम करें मेंटल इलनेसेस को, कोई भी अगर फैमिली मेंबर जो कि मैंने वार्निंग साइन डिस्कस किए, अगर हमें मिलते हैं, तो हमें उसको इग्नोर करना नहीं करना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इवन कोई जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनमें थोड़ा भी सुसाइडल आइडिएशन है, तो उनको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इवन गूगल पे भी आप सुसाइड वर्ड टाइप करते हो, तो एक हेल्पलाइन फ्लैश होती है, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ ने बनाई है। उस पे कॉल करके आप फ्री हेल्प मिल सकती है आपको एक काउंसलर की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। So thank you again, डॉक्टर शेखू। जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार भी काफी इसमें हेल्प कर रही है, हाँ जी, फैम हेल्थ कोशिश कर रहा है, हमारे जी, जैसे आपके जैसे डॉक्टर्स हैं, हाँ हमारे जी, जैसे और प्लेटफॉर्म्स हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगे बढ़ बढ़ के उनको मदद करी जाए। तो आई होप कि लोग इसको हेल्प को लेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म है famhealth.in/communities पे आके अगर और सवाल पूछना चाहते हैं या आप डॉक्टर शेखू से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आके वहाँ पे अपना सवाल पूछिए, या जो भी आपकी एंजाइटी है उसको बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि उनका जैसे जितना जल्दी हो सके आपको जवाब मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय-बाय।